तो देखो बेटा, वर्णों का उच्चारण स्थान, ये हमारी यूनिट का नाम है। इसमें हम पढ़ चुके हैं, वर्णों के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली यूनिटों में, स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं, व्यंजन के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है विशेषताएं दे रखी हैं, वो आप इसमें से देख लोगे। दूसरा है फिर ध्वनि उत्पत्ति के स्थान, कि मुख से जो ध्वनि निकालते हैं हम, जैसे क ख ग ए आ ई, उसकी उत्पत्ति के स्थान मुख के अंदर कौन कौन से हैं। तो उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भेद हम यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर देखो दो शब्द जो हैं सापेक्ष हैं, वर्ण एवं उच्चारण स्थान। वर्ण होते हैं वो मुख के अंदर जो उच्चारण स्थान होते हैं, अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, वहां से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, मैंने बता दिया था आपको पहली यूनिट्स में, स्वर एवं व्यंजन। फिर इनको जो है अलग अलग आगे किया गया है। देखते हैं बेटा, इसमें देखो ध्वनि का संबंध श्रवण एवं वाचन से है। वर्ण, यहाँ पर जो है वर्ण की कुछ विशेषताएं यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की हुई है। मुख्य रूप से जो वर्ण की विशेषताएं आपके इसमें दी हुई हैं, वो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं, और इन्हीं को मैंने आगे दिया है। ये देखो बेटा, ये सारी वर्ण की विशेषताएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सबसे छोटी इकाई है वर्ण, इसको पुनः खंडित नहीं किया जा सकता, पुनः तोड़ा नहीं जा सकता। अर्थभेदकता का आधार है, ठीक है, अर्थभेदकता का आधार है, जैसे कामला, कमल, ठीक है। अब मैं लिखूं कै ले मैं, कलम, तो ला से ही अर्थभेदकता आ गई है, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका संबंध लिखने से है, भाषा में व्यवस्था आती है वर्णों से, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, हिंदी में मूलतः 52 वर्ण दिए गए हैं। अब ये जो 52 वर्ण है ना, हम देखते हैं कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। तो इनको जो है, इन 52 वर्णों को ही दो भागों में बांटा गया है, स्वर में और व्यंजन में। यहाँ पर अलग अलग स्वर और व्यंजन दिए गए हैं। इनमें से देखो बेटा, अनुस्वार और अनुनासिक शब्द भी हैं, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और देखो ये जो डे और ढे जो अलग लिख रखे हैं ना, ये क्यों लिख रखे हैं, ये हम आगे जाके इसका अध्ययन अभी करेंगे। आगे देखो स्वर की विशेषताएं दी गई हैं, कि स्वर किनको कहा जाता है। स्वर वाले चैप्टर में हमने किया था कि स्वर किसे कहते हैं, वही यहाँ पर जो है चुके हैं। फिर है स्वर वर्णों की विशेषताएं, यहाँ देखते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इनका जो उच्चारण है वो अवरोध इसमें तो मतलब होता है रुकावट, कल भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता आवश्यक नहीं होती, इनका उच्चारण देर तक किया जा सकता है। ये व्यंजन वर्णों के उच्चारण में सहायक है, जैसे अ, क्या है, स्वर क में थोड़ी देर लगी, ठीक है। तो इनका जो उच्चारण है, स्वर का उच्चारण, वो देर तक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, देखते हैं बेटा। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे देखो उच्चारण स्थल दे रखे हैं, कि उच्चारण स्थल क्या होता है। ये पहली यूनिट में भी हमने बात की थी। देखो मुख विवर के ऊपरी अंग जिनमें होठ होते हैं, दांत, वत्स, तालु, मूर्धा, कोमल तालु, कंठ, हमारा जो कंठ होता है, स्वर यंत्र है, ये क्या है, उच्चारण स्थल है। क्या है ये, उच्चारण स्थल। उच्चारण अवयव कौन से होते हैं, उच्चारण अवयव होते हैं हमारी जीभ, ये देखो यहाँ पर दे रखी है, जीभ एवं निचला होठ। जब इनकी सहायता से बोला जाता है तो उनको जो है उच्चारण अवयव बोलते हैं। देखो आगे है आगे देखते हैं बेटा, इस यूनिट में क्या है। देखो व्यंजन वर्णों की विशेषताएं, व्यंजन वर्णों की क्या क्या विशेषताएं हैं, देखो इसमें। लिख दो, और यहाँ पे स्वर लिख दो। यहाँ पे स्वतंत्र रूप से है, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्वतंत्र रूप से होता है।
स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, स्वतंत्र उच्चरित होते हैं, अपने आप ही उच्चरित होते हैं, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वायु मार्ग में अवरोध होता है, इसमें क्या होगा? नहीं होता, रुकावट नहीं होती, अवरोध नहीं होता। वायु अबाध गति से नहीं निकलती, इसमें क्या होगा? निकलती है, अबाध गति से निकलती है। इसका अपोजिट, एकदम सबको ना अपोजिट कर दो स्वर में इनका, तो ये इन दोनों की विशेषताएं आपकी एक ही जगह आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि इनकी व्यंजनों की संख्या जो है वो 33 मानी जाती है। ये देखो सारे जो है उदाहरण है ये, का वर्ग, टा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, 25 यहाँ तक तो हो गए ये 25, पा वर्ग तक कितने हो गए? 25। फिर 4 ये हैं अंतस्थ और ये हैं, और तो 8 ये मिला के कुल हो गए 33। अब आगे है, देखो बेटा मेन जो चीज है इस यूनिट में आपको समझने की बात ये है, देखो यहां से वर्णों की संख्या ऊपर हमने बताई कि 52 है। यदि स्वर की संख्या हमने 11 मानी, स्वर कितने माने जाते हैं? 11। क्या है ये? स्वर। स्वर 11 मानी, उसके साथ ही हम यहाँ अनुस्वार एवं विसर्ग, देखो अनुस्वार एवं विसर्ग कौन से है? अनुस्वार है अंग और विसर्ग है ए। ठीक है, को भी जोड़े तो यह संख्या 13 होगी, यानी कि अगर हम इनको भी जोड़ें तो भी स्वर हमारे पास कितने आएंगे? 13 आएंगे। अब यहां हमने 33 व्यंजनों की गिनती की है। 33 व्यंजन कैसे? यदि इन्हें भी जोड़ लिया जाए तो अब तक की कुल संख्या 46 होगी। देखो ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो स्वर इन्होंने माने 13 और व्यंजन मान लिए 33, माने हैं इन्होंने 33, तो 3 और 3 6 और 1 4, 46 हुई। लेकिन हमने ऊपर पढ़ा कुल होती है संख्या 52, यही पढ़ा ना बेटा? तो वो 52 कैसे हुई? अब 46 हुई। अब जो है 52 वर्णों की कुल संख्या में अब भी 6 वर्णों की संख्या शेष है, तो वो 6 कहां से आएंगे? अब देखो आगे इसका जवाब दे रहे हैं ये 52 का यह आंकड़ा 4 संयुक्त व्यंजनों और 2 द्विगुण व्यंजनों के योग से पूरा होगा। अब इसमें हम जोड़ेंगे 46 में 4, क्या है ये? 4 संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, और 2 हैं हमारे द्विगुण व्यंजन, तो ये संख्या हमारी पूरी हो जाती है। ठीक है, व्यंजन। अब देखो द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? ड़ और ढ। और जो संयुक्त व्यंजन है वो कौन से हैं? अक्ष, त्रय, ज्ञ और श्रय। संयुक्त क्यों बोलते हैं इनको? इनको संयुक्त क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जैसे त्रय है, त्रय, त्रय किससे बना है? त जमा र, तो ये संयुक्त व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ण मिले हुए हैं, 2 व्यंजन मिले हुए हैं, इसीलिए त्रय को, अक्षय को, श्रय को संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। समझ गए? समझ गए बेटा? ठीक है, तो ये इस तरह से 52 की संख्या आती है। एक बार स्टडी लर्निंग मटेरियल रीड करोगे ना तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। आगे देखो ध्वनि उत्पत्ति के स्थान, यहाँ पे ये एक जो है चित्र दे रखा है, आपको इस चित्र में देखना है कि कौन से स्थान को क्या बोलते हैं। देखो कंठ मार्ग हमारा जो कंठ है, भोजन नलिका हमारी जो भोजन की नलिका, स्वर यंत्र, स्वर यंत्र मुख, स्वर तंत्री जो गले में जो कंपन होता है, ये अभी काकल जो एक गले में दिखाई देती है, ये घंटी सी, नासिका विवर नाक की जो छेद है वो, मुख विवर हो गया, अली जीव्या हो गई, कंठ हमारी गर्दन हो गई जैसे गर्दन के अंदर का भाग, कोमल तालु, मूर्धा कठोर तालु, वत्स दांत, दांत, होठ, जीवा मध्य, जीव का बीच वाला भाग, जीवा नोक, जीव का आगे वाला भाग। ठीक है, ये सारे जो है जीवा पश्च, जीवा मूल, तो ये देखो जीवा के ही कितने सारे भाग हो गए। तो यहां से जो है ये क्यों दे रखे हैं आपके सिलेबस में? क्योंकि इन सभी उच्चारण अवयवों का प्रयोग किया जाता है वर्णों को बोलने में, इसीलिए ये चित्र आपको दिया गया है। ठीक है, तो और यहाँ से जो जो हम वर्ड बोलते हैं उसको प्रयत्न बोला गया है।
प्रयत्न बोलते हैं कि उच्चारण के समय जो भीतर से हम जो श्वास वायु आती है तो वो मुख के अंदर जो अलग अलग जो अवयव होते हैं ना, मुख के अंदर जो अलग अलग अवयव होते हैं वहां से टकरा के बाहर निकलती है। ये हमने कल भी पढ़ा था, याद हो तो आपको। नेक्स्ट है उच्चारण के स्थान के आधार पर वर्णों के भेद। देखो उच्चारण के स्थान, अभी हमने ऊपर बात की कि उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान मुंह के अंदर होता है। जैसे आधार माने तो वर्णों के अवरोध स्थान मुख्यतः कंठ, मूर्धा, तालु, होश, नाभि और इन्हीं के अनुसार इनके भेदों का नामकरण मुख्य रूप से देखो कंठ के आधार पर जो कंठ से बोले जाते हैं उन व्यंजनों को कंठ्य बोला जाता है। जो जिनको जो है जीभ ऊपर लगती है मसूड़ों पे तो उनको तालव्य, मसूड़े से पीछे जीभ लगती है तो मूर्धन्य बोला गया उनको। होठों से बोले जाता है। ये बेटा बस पढ़ने का है तुम्हारा, और इनमें से जो है मेन जो पॉइंट है वो यही है कि कौन सा वर्ड कंठे में आता है, कौन सा दंते में आता है, कौन से जीभ का प्रयोग होता है। ये है, यहाँ से एक एक दो दो एग्जाम्पल आप उठा के याद कर लेना जो आपके पेपर में काम आएंगे। नहीं भी याद कर पाओगे तो कम से कम आप इनको एक्सप्लेन कर देना कि तालव्य जो है कौन सा भाग होता है हमारे मुख के अंदर। ठीक है, जैसे च में मसूड़ों के आसपास लगती है जीभ तो इसको तालव्य। मूर्धन्य बोला गया है। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सारे जहां पर लग रहे हैं जीभ ऊपर उसको मूर्धन्य, मूर्धा स्थान बोलते हैं और उन्हीं के आधार पर इनको जो है मूर्धन्य बोला गया है। इसी तरह से ओष्ठ है, बिल्कुल सिंपल है, जिसमें ओठों का प्रयोग होता है, होठों का हमारे, जिसमें दांतों का प्रयोग होता है। वर्त्स है जिसमें जो है मसूड़े और जीवा भाग, जीवा के अग्रभाग, मसूड़े का और जीवा के अग्रभाग की सहायता से होता है। सम्मिलित प्रयास का भी और होठ का भी, दांत एवं नीचे के होठों की सहायता से बोला जाता है। अनुनासिक नासिक्य, मुख और नासिका, देखो अनुनासिक नासिक्य, ठीक है, मुख और नासिका दोनों का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो इसमें जो है पंचमाक्षर शामिल किए गए हैं। कौन से होते हैं पंचमाक्षर? क, ख, ग, घ, ड़, यानी कि पांचवा अक्षर। हर एक लाइन में, हर एक प्रत्येक पंक्ति में पांचवा ण, ट, ठ, ड, ढ, या, ठीक है। इनको जो है पंचमाक्षर बोला गया है। देखो आगे ये ऐसे इनके डिवीजन कर रखी है। ठीक है बेटा, ये आपकी छोटी सी यूनिट थी, ये कंप्लीट हो गई है। अब जो है हम कल जो है 6th यूनिट स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बताना। आप जो है ये वीडियो में भेज दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो जो कोई दिक्कत है आपको तो, और मुझे फ़ोन भी कर सकते हो। ठीक है बेटा।